Hello students, myself Deeksha from www.nucleonacademy.com. I'll be helping you in your concepts of biology. So without any further delay, let's move to the class. इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे रेस्पिरेशन टॉपिक के बारे में, जो कि क्लास 10 की साइंस के चैप्टर 6 का एक पार्ट है। इस चैप्टर से हमने न्यूट्रिशन इन प्लांट्स एंड न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स का टॉपिक पहले ही वीडियोस के थ्रू डिस्कस किया है और इन दो वीडियोस के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे इन टॉपिक्स के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे रेस्पिरेशन एंड इट्स टाइप्स। उसके बाद में हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन रेस्पिरेशन एंड ब्रीदिंग। इसके बाद फिर हमारा टॉपिक होगा रेस्पिरेशन इन प्लांट्स और लास्ट में हम बात करेंगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की, जिसमें कि हम मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो रिलैक्स होकर बैठिए और इस वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपके जितने भी डाउट्स इस टॉपिक से हैं वो सभी क्लियर हो सके। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं डेफिनेशन ऑफ रेस्पिरेशन से। देखिए, द फूड इज ब्रोकन डाउन टू गेट एनर्जी। ठीक है, इसी प्रोसेस को हम क्या बुलाते हैं? रेस्पिरेशन बुलाते हैं। यानी कि एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये फोटोसिंथेसिस की ऑपोजिट प्रोसेस है। कैसे? क्योंकि उसमें फूड प्रिपेयर हो रहा था और यहाँ पर उस फूड को हम यूटिलाइज करने वाले हैं और उस प्रोसेस में उससे एनर्जी गेन करने वाले हैं। Okay, so respiration is defined as the breakdown of food to get energy. Okay, अब इस ब्रेकडाउन को या तो हम क्या देखते हैं कि वो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होगा या फिर वो इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होगा। तो ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा डिटरमाइन करती है कि रेस्पिरेशन का कौन सा टाइप हम होते हुए देखेंगे। So type of respiration, it includes two major categories. One is aerobic respiration and the another one is anaerobic respiration. In case of anaerobic respiration, हम और क्या देखते हैं कि ये दो टाइप का हो सकता है। anaerobic respiration दो टाइप का कैसे है कि या तो ऑक्सीजन एब्सेंट होगा, either the process will be occurring in the absence of oxygen or it will be occurring in the lack of oxygen। और lack of oxygen के लिए हम देखते हैं कि बुक्स के अंदर एक और जो commonly बहुत टर्म यूज होती है, that is insufficient oxygen। ओके, तो आपने याद रखना है कि lack या insufficient एक ही बात है, बट अगर हम एब्सेंस कह रहे हैं, ठीक है, नो ऑक्सीजन कह रहे हैं, तो वो कम्प्लीटली डिफरेंट मीनिंग होल्ड करती है। तो आइए अब बात करते हैं इन तीन तरीके की रेस्पिरेशंस के बारे में एक एक करके। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन की। देखिए, जब भी फूड का ब्रेकडाउन होता है तो वो क्या होता है, हम फूड में मेजरली ग्लूकोज की बात करते हैं, क्योंकि ग्लूकोज ही है जो हमें प्लांट्स से फूड के तौर पर एग्जैक्टली मिलता है। और अगर वो किसी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में भी होता है तो आप याद करें, हमने न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स की वीडियो में ये बात की थी दैट ऑन कंप्लीट डाइजेशन किसी भी तरीके का कार्बोहाइड्रेट अल्टीमेटली किस में कन्वर्ट होने वाला है? ग्लूकोज में। तो यहाँ पर हम रेस्पिरेशन में बाकी केमिकल्स की तो बात नहीं करने वाले हैं कि हम उनसे डिराइव कैसे करते हैं एनर्जी, अमाइनो एसिड से और फैटी एसिड्स एंड कोलेस्ट्रॉल से। आपका सिलेबस सिर्फ और सिर्फ रिस्ट्रिक्टेड है ग्लूकोज से एनर्जी डिराइव करने के लिए। बट एब्सोल्युटली यू शुड बी क्लियर ऑन दिस दैट अदर टाइप ऑफ फूड मॉलिक्यूल्स जो अमाइनो एसिड्स और जो फैटी एसिड्स एंड कोलेस्ट्रॉल प्रोड्यूस हो रहे थे, इवन दे हैव एनर्जी इनसाइड देम और इनकी भी रेस्पिरेशन होती है, पर 10th क्लास के अंदर हम उसको नहीं पढ़ेंगे। सो ग्लूकोज की हम बात करते हैं फिर दोबारा से। तो रेस्पिरेशन देखिए कहाँ होता है, एनर्जी डेरिवेशन कहाँ होती है। आपने जब एक सेल चैप्टर पढ़ा था तो आप याद करिए, आपने वहाँ पर पावर हाउस ऑफ सेल पढ़ा था। ठीक है, पावर हाउस ऑफ सेल, आई एम श्योर ये नाम लेते के साथ में आपके दिमाग में माइटोकॉन्ड्रिया आ गया होगा। इट्स अ वेरी वेल नोन फैक्ट। जो एक बार सेल का चैप्टर पढ़ लेता है वो माइटोकॉन्ड्रिया को तो जानता ही जानता है। तो ग्लूकोज का जो एनर्जी डेरिवेशन है इसमें से वो कहाँ पर होने वाला है? यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया में, क्योंकि वहीं पर तो एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो इन दिस केस ऑल्सो हम देखेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया में जाकर ग्लूकोज किस तरीके से एटीपी प्रोड्यूस करने वाला है। तो आगे बढ़ते हैं, पाथवेज देखते हैं। पाथवेज से हमारा मतलब क्या है कि जो भी मैं ये प्रोसेस लिखने वाली हूँ, इट इज़ नॉट गोइंग टू बी अ सिंगल स्टेप प्रोसेस। इसके अंदर बहुत सारी रिएक्शंस इन्वॉल्व होती हैं, तो इसीलिए हम इनको पाथवे बुलाएंगे। तो व्हेन अ ग्लूकोज एंटर्स इनसाइड अ सेल, तो फर्स्ट ऑफ ऑल
साइटोप्लाज्म के अंदर ये एक पाथवे अंडरगो करता है जिस पाथवे का नाम है ग्लाइकोलिसिस। तो ग्लाइकोलिसिस के एज अ रिजल्ट देयर आर 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरूवेट केमिकल प्रोड्यूस्ड। अब डिफरेंस क्या है ग्लूकोज में और पायरूवेट में? मैंने यहाँ पर ये 2 क्यों लिख दिया है, क्योंकि ग्लूकोज जो है वो हमारा एक 6 कार्बन कंटेन करने वाला शुगर है, जबकि पायरूवेट जो मॉलिक्यूल है कहीं कहीं पर आप इसको पायरूविक एसिड के फॉर्म में भी लिखा हुआ देख सकते हैं। सो प्लीज डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड। आई वुड नॉट से कि ये दोनों सेम बात है, बट पायरूविक एसिड और पायरूवेट लिविंग सिस्टम्स के अंदर वी कैन से दैट इट कैन बी यूज्ड सिनोनिमसली। तो पायरूवेट हो या पायरूविक एसिड हो, आप इन दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो। तो एंड ये जो पायरूवेट है हमारा, ये क्या है? ये एक मॉलिक्यूल पायरूवेट का 3 कार्बन कंटेन करता है। तो ग्लूकोज ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस में किसमें कन्वर्ट हुआ? पायरूवेट में। 6 कार्बन शुगर गॉट कन्वर्टेड इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 कार्बन कंपाउंड। अब ये प्रोसेस हो रही है साइटोप्लाज्म के अंदर। ओके, इसके आगे ये पायरूवेट कहाँ जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एंटर करता है, and inside this mitochondria it undergoes another pathway जिसका नाम होता है क्रेब्स साइकिल। अब ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल ये दोनों ही पाथवेज की डिटेल्स हमारे 10th क्लास के सिलेबस के अंदर नहीं है, बट आप जब 11th और 12th में बायो पढ़ेंगे तो उसके अंदर ये डिटेल्स आप ज़रूर पढ़ोगे। इन पाथवेज का कंप्लीट डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं हम वहाँ पर। तो पायरूवेट एज अ रिजल्ट ऑफ क्रेब्स साइकिल कन्वर्ट होता है ओवरऑल कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर के अंदर, और इसी के साथ में एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ओके, अब ये जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, मैं इसके बारे में थोड़ा सा अलग तरीके से बात करने वाली हूँ। हमारा जो एक ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस था, ओके, इसके अंदर भी हमारे पास में एनर्जी प्रोड्यूस हुई थी इन द फॉर्म ऑफ एटीपीज। आई होप आप सबको मालूम है ATPs क्या होते हैं। मैं अभी दोबारा से बात कर लेती हूँ इसके बारे में, अगर नहीं है आप में से किसी को भी पता तो कोई टॉपिक रहना नहीं चाहिए। ओके, तो 8 ATPs हम देख रहे हैं जब पायरूवेट बन रहे थे 2 तब प्रोड्यूस हो रहे हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलिसिस, और 30 ATPs हम देख रहे हैं जब क्रेब्स साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रही है तब प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो 30 एंड 8 यानी कि टोटल अगर हम नेट गेन देखें इन द एरोबिक रेस्पिरेशन ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल का, तो हमारे पास में टोटल गेन कितना हो गया? सिंपल मैथमेटिक्स, 38 ATPs। ATPs अब क्या होते हैं? मैं एक बार यहाँ पर आ जाती हूँ, मैं आपको याद दिला देती हूँ। ATP जिसकी फुल फॉर्म होती है एडेनोसिन ट्राई फॉस्फेट, और आपको याद होगा इसकी प्रोडक्शन आपने पढ़ी थी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, ठीक है, और ये एक एनर्जी करेंसी ऑफ सेल होता था। व्हाट डू वी मीन बाय एनर्जी करेंसी? क्योंकि करेंसी का मतलब होता है समथिंग विच कैन बी स्टोर्ड, और हम उसको जब हमें ज़रूरत हो तब हम उसका इस्तेमाल कर सकें। जैसे कि हमारी मनी होती है, वी कैन सेव इट एंड वी कैन यूज़ इट एनी टाइम एंड हाउ एवर वी वॉन्ट। तो एनर्जी करेंसी यहाँ पर ATP को हम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये एक ऐसा केमिकल होता है हमारे लिविंग सिस्टम्स के अंदर जो कि जब भी हमारे सेल के अंदर ग्रोथ करनी है या रिपेरेशन करनी है, किसी भी फॉर्म में अगर एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी तो ये ATP के मॉलिक्यूल्स यूज़ किए जा सकते हैं। अदरवाइज दे विल बी स्टोर्ड इन द सेल सिस्टम्स, यानी कि सेव कर लिया एंड व्हेनेवर इट इज रिक्वायर्ड हमने खर्च कर दिया। तो एनर्जी करेंसी, ओके, एंड दे आर प्रोड्यूस्ड इन मेजरली इन माइटोकॉन्ड्रिया। तो आई होप ये चीज़ तो क्लियर है। अब हम यहाँ पर वापस आते हैं जो हम एरोबिक रेस्पिरेशन को डिस्कस कर रहे थे। देखिए बेटा, किसी भी तरीके का ऐसा ऑर्गेनिज्म जो कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्रो करता है, अगर वो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है तो एक सेल कह लो, और अगर वो मल्टी सेल ऑर्गेनिज्म है तो उसकी बॉडी का हर एक सेल एरोबिक रेस्पिरेशन कैरी आउट करता है। तो हम सिंपल एग्जांपल अगर दें तो जैसे हम हो गए, ह्यूमन बींग्स हो गए, ऑक्सीजन इज वेरी क्रूशियल फॉर अस। तो इन दिस केस वी कैन से दैट वी आर एरोबिक ऑर्गेनिजम्स, वी आर एरोब्स, एंड हमारी बॉडी के हर एक तरीके के लिविंग सेल के अंदर कौन सी रेस्पिरेशन होती है? एरोबिक रेस्पिरेशन होती है। पर आप इसके साथ ये भी देखिए कि हमारी बॉडी के हर एक सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है, यानी कि वो एरोबिक रेस्पिरेशन करने में एबल होता है। बट इफ यू कुड रिकॉल, तो आपने कुछ ऐसे टाइप के ऑर्गेनिजम्स भी पढ़े हैं जिनके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनलीज एब्सेंट होती हैं। याद आ रहा है? प्रोकैरियोट्स। ओके, सो प्रोकैरियोटिक सेल्स जिनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया तो होता ही नहीं है, उन माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट वाले ऑर्गेनिजम्स के अंदर यानी कि क्रेब्स साइकिल तो पॉसिबल ही नहीं है। तो इन सच काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स आप देखिए, जो ये पायरूवेट बना है और इसके अंदर जो ये 8 ATPs हैं,
ये प्रोसेस पायरूवेट प्रोडक्शन तो हो सकती है उनके अंदर, पर आगे का कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का प्रोडक्शन उनके अंदर नहीं हो सकता। तो यहाँ हम देखेंगे कि other type of respiration mechanisms are also seen in living world, जहाँ पर कि ऑक्सीजन की एब्सेंस या फिर लैक ऑफ ऑक्सीजन में भी ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करते हैं, रेस्पिरेशन फॉलो करते हैं। तो नेक्स्ट मूव करते हैं हमारी सेकेंड टाइप ऑफ रेस्पिरेशन, जो कि है एनारोबिक। अब एनारोबिक में जैसे कि मैंने ऊपर भी मार्क किया था, देयर आर सिंस 2 कैटेगरीज। तो हम इसके अंदर सबसे पहले बात करेंगे एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन की। So glucose it enters in such an organism जिसके जो कि ऑक्सीजन की एब्सेंस में ग्रो करता है, बट उसके अंदर भी देखिए साइटोप्लाज्म तो होगा और वो ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस भी अंडरगो कर सकता है, यानी कि वो 2 पायरूवेट मॉलिक्यूल्स भी प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। एंड इसी के साथ साथ वो 8 ATPs भी बनाएगा। यहाँ तक तो वही सेम चल रहा है जैसा कि एरोबिक में हमने पढ़ा था, ओके। बट अब इसके बाद क्या होता है, पायरूवेट आगे साइटोप्लाज्म के अंदर ही कन्वर्ट हो जाता है इनटू अ स्टेबलर प्रोडक्ट, जिसको कि हम बुलाते हैं अल्कोहल, या फिर मोर अप्रोप्रिएटली इट इज इथेनॉल। अगर आपने अभी कार्बोनेट्स कंपाउंड्स केमिस्ट्री का चैप्टर नहीं पढ़ा है तो आपको एग्जैक्टली इथेनॉल क्या है इसका अंदाजा नहीं होगा, बट यू विल डेफिनेटली गेट टू नो। एंड उसी के साथ में प्रोड्यूस होती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। एंड ये प्रोसेस कहाँ होती है, अगर हम ऑर्गेनिज्म का नाम लिखें तो इट अकर्स इन अ यीस्ट सेल इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। अब अगर ATPs की बात करें तो सरप्राइजिंगली ये जो प्रोसेस है इसके अंदर एक्चुअली 6 ATPs यूज हो जाते हैं। तो यानी कि नेट गेन कितना हो गया, नेट गेन सिर्फ और सिर्फ 8 - 6 यानी कि 2 ATPs का हुआ। तो इसलिए आप अपनी बुक्स में देखते होंगे कि उन्होंने जब ओवरऑल पूरी प्रोसेस लिखी होती है, केमिकल इक्वेशन लिखा होता है, तो वो एंड में सिर्फ 2 ATPs लिख देते हैं। तो ये 2 ATPs कैसे बचे हैं एक्चुअली, ये उसका एक्सप्लेनेशन है, ओके। 8 ATPs पायरूवेट के साथ 6 ATPs अल्कोहल बनाने में यूज हो गए, तो बचे कितने, 2। एंड यीस्ट के बारे में आपको मैं याद दिला दूं, आपने इस ऑर्गेनिज्म का नाम पढ़ा हुआ है अपनी छोटी क्लासेस में। इसको हम बेकरी प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करने में भी यूज करते हैं, ठीक है। और ये क्यों है, क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से हमारा जो भी बैटर होता है वो फ्लफी बन जाता है। ये बेसिस आपने सब कुछ पढ़ा हुआ है अपनी छोटी क्लासेस में। एंड यीस्ट इज ऑल्सो प्रोड्यूस फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल, जो कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज के अंदर सॉल्वेंट के तौर पर यूज होता है, ठीक है। नहीं तो अल्कोहलिक बेवरेजेस होते हैं उनको प्रोड्यूस करने के लिए यूज होता है। तो आप देखिए क्यों, क्योंकि जब हम यीस्ट को एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में ग्लूकोज प्रोवाइड करेंगे तो वो उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, अल्कोहल में। तो आई थिंक दैट वाज ऑल फॉर दिस एंड इट इज क्लियर। तो नेक्स्ट अब हम मूव करते हैं अनदर टाइप ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन, जो कि होती है लैक ऑफ ऑक्सीजन के अंदर, ठीक है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है आपके लिए, क्योंकि आपको एक चीज पता चलेगी कि आपके साथ में एक प्रॉब्लम जनरेट जो होती है वो क्यों होती है, ठीक है। तो अब चलो पहले बात करते हैं इस केमिकल इक्वेशन के बारे में। हम वैसे ही शुरू करेंगे, ग्लूकोज अंडरगोज ग्लाइकोलिसिस इन द साइटोप्लाज्म ऑफ अ सेल। अभी बात करते हैं कौन से सेल्स होंगे। वही 2 पायरूवेट मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस होने वाले हैं और वही 8 ATPs फॉर्म होंगे इसके साथ में। अब इसके बाद अगर ऑक्सीजन इनसफिशिएंटली सप्लाइड है, और यहाँ पर मैं टर्म यूज करती हूँ इनसफिशिएंट ऑक्सीजन, तो ताकि आपको याद रहेगा कि लैक और इनसफिशिएंट का मीनिंग सेम है। नाउ वेयर सच काइंड ऑफ रेस्पिरेशन इज यूजुअली सीन, आप सरप्राइज हो जाएंगे हमारी मसल्स के अंदर। और मसल्स में भी कौन सी टाइप, इट इज द स्केलेटल मसल टाइप, ठीक है। स्केलेटल मसल्स के अंदर ही ये रेस्पिरेशन होती है। जो स्मूथ मसल्स या कार्डियक मसल्स है उनमें ये प्रोसेस नहीं होते हुए देखी जाती। तो पायरूवेट इन मसल सेल्स के अंदर किसमें कन्वर्ट हो जाता है, इन द लैक ऑफ ऑक्सीजन इट इज कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड, एंड उसी के साथ में थोड़े से वाटर मॉलिक्यूल्स क्रिएट होते हैं। एंड ATPs की सिचुएशन ये है कि यहाँ पर भी 6 ATPs यूज हो जाते हैं। तो यानी कि यहाँ पर भी हम क्या लिखेंगे, जो नेट गेन होगा हमारा दैट विल बी 8 - 6 इट इज इक्वल टू 2 ATPs। आई होप दिस इज क्लियर, ओके। तो अब बात करते हैं कि मसल सेल्स के अंदर ये लैक्टिक एसिड प्रोडक्शन की जो प्रोसेस है ये आखिर ऐसा क्यों है। जब हमारी बॉडी के बाकी के सारे टिश्यूज एरोबिक रेस्पिरेशन कैरी आउट करते हैं, देन व्हाई मसल सेल्स प्रोड्यूस लैक्टिक एसिड एंड दे कैन वर्क एंड दे कैन रेस्पायर इन दिस वे।
तो ये देखिए, ये एक तरीके की एडाप्टेशन है हमारी बॉडी के लिए, क्योंकि आपको याद होगा स्केलेटल मसल्स हमारी वॉलेंट्री मूवमेंट्स कॉज करती हैं। We can walk, we can move our body parts according to our will with the help of skeletal muscles. तो यानी कि ये वो मसल्स हैं जो कि अगर किसी इमरजेंसी सिचुएशन में आपको एक रिस्पॉन्स क्रिएट करना है, या तो आपको भागना है किसी सिचुएशन से, या फिर आपको फाइट बैक करना है किसी सिचुएशन में, यू विल बी नीडिंग दीज मसल्स अ लॉट। यानी कि इन मसल्स के अंदर जितना भी एटीपी एक टाइम पर स्टोर्ड होगा, उससे ज़्यादा एटीपी रिक्वायर्ड हो सकता है अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन होगी तो, राइट। अब यानी कि इमरजेंसी है तो इट इज़ समथिंग विच कैन नॉट बी डिलेड, ठीक है ना। अगर आपको सपोज कीजिए आपके पीछे कोई डेंजर है और आपको उससे बचकर भागना है, यू विल बी जस्ट कीप रनिंग, आप भागते रहोगे जब तक कि आपको वो खतरा आपसे दूर होता हुआ नहीं दिखाई देगा, राइट। पर आप सोचते होंगे कि ये उस टाइम पर पता नहीं इतनी हिम्मत कैसे आ जाती है, और अदरवाइज हम बहुत जल्दी गिव अप कर देते हैं। तो ये जो गिविंग अप प्रोसेस है, चलो ये तो एक अलग ही सिस्टम हो गया, बट आपकी मसल्स एग्जैक्टली अपने आप को पुश कैसे कर रही है, हाउ दे आर एबल टू प्रोवाइड यू इनफ एटीपी जो कि उनको कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते रहने के लिए ज़रूरी हैं। तो वो एटीपीज प्रोड्यूस करते हैं विद द हेल्प ऑफ अ क्विकर मेथड ऑफ एटीपी प्रोडक्शन, दैट इज द एनारोबिक रेस्पिरेशन। और लैक ऑफ ऑक्सीजन इसलिए भी क्रिएट होता है कि स्टार्टिंग में तो आपकी बॉडी प्रोवाइड करने की कोशिश करती है इनफ ऑक्सीजन, आपका ब्रीदिंग रेट इंक्रीज होता है, हार्ट रेट इंक्रीज होता है, पर फिर भी अगर आप एक मसल की एक्टिविटी को कंटिन्यू करते हो तो आपकी जो वो एटीपीज की रिक्वायरमेंट होगी उसको मीट करने के लिए एरोबिक रेस्पिरेशन करने का टाइम ही नहीं होगा। तो क्योंकि यहाँ पर एक टाइम का रिस्ट्रेंट आ जाता है, इमरजेंसी सिचुएशन है, फटाफट एटीपीज प्रोड्यूस करने हैं, तो उस केस में ये जो लैक ऑफ ऑक्सीजन क्रिएट होता है हमारी बॉडी के अंदर, उसमें हमारी स्केलेटल मसल्स इस क्विकर मेथड ऑफ एटीपी प्रोडक्शन को अडॉप्ट करती हैं और कम ही सही पर जल्दी एटीपीज प्रोड्यूस करने की कोशिश करती हैं। तो यानी कि जब भी हमने कोई स्ट्रेनस वर्कआउट किया है या हमने किसी इमरजेंसी रीज़न से बहुत ज़्यादा अपनी किसी मसल को इस्तेमाल किया है, तो आप देखते होंगे उसके बाद में हमें मसल क्रैम्प्स फील होते हैं। क्रैम्प्स अगर आपको क्लियर नहीं है, ऑब्वियस ही बात है, आप इतना तो समझ ही सकेंगे कि किसी भी एक पर्टिकुलर मसल को आप भागे हैं बहुत ज़्यादा तो आपके थाई मसल्स में और काव्स की मसल्स में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। तो ये क्यों है? बिकॉज रनिंग में ये जो मसल्स ग्रुप होते हैं ये बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं। तो ये क्रैम्प्स का मतलब क्या है? क्योंकि वहाँ पर आपने बहुत ज़्यादा देर तक ये एनारोबिक रेस्पिरेशन करवाई और ये जो लैक्टिक एसिड था ये वहाँ पर एक्यूमुलेट हुआ। सो क्रैम्प्स अकर बिकॉज ऑफ द एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड। इट्स अ सिंपल आंसर टू दिस क्वेश्चन, व्हाई मस्कुलर क्रैम्प्स अकर। ये कॉमनली पूछा जाता है। ओके तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछेंगे व्हाई मस्कुलर क्रैम्प्स अकर, तो आप लिखेंगे बिकॉज ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड। अब आपसे अगर पूछा जाए कि किन सिचुएशंस में मस्कुलर क्रैम्प्स होता है, सो इट अकर्स व्हेन आवर मसल्स प्रोड्यूस लैक्टिक एसिड, यानी कि कब? जब वो लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से ग्लूकोज को एनारोबिकली ब्रेक डाउन करना शुरू कर देते हैं। तो अब आप देखिए मस्कुलर क्रैम्प्स कभी भी होते हैं तो उनके साथ में क्या होता है, आपको कभी मस्कुलर क्रैम्प हुआ होगा तो अगर आप उसको एज इट इज़ छोड़ दो तो वो कुछ टाइम के बाद में वापस से नॉर्मल हो जाता है, आपका वो जो दर्द होता है वो धीरे धीरे चला जाता है। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि लैक्टिक एसिड जो भी एक्यूमुलेट होता है वो टाइम के साथ वापस जब ऑक्सीजन की सप्लाई प्रॉपर होती है, इनफ हो जाती है, सफिशिएंट हो जाती है, तो लैक्टिक एसिड फिर दोबारा से एरोबिक रेस्पिरेशन में एंटर करता है, वो पायरुवेट में वापस से कन्वर्ट होके और फिर माइटोकॉन्ड्रिया में जाकर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि पूरे प्रॉपर अमाउंट ऑफ एटीपीज बनेंगे। यानी कि इस प्रोसेस में टाइम लगेगा। जितना ज़्यादा लैक्टिक एसिड आपने एक्यूमुलेट करके छोड़ा हुआ है उसको वापस एरोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू कन्वर्ट करने में भी उतना ही टाइम लगेगा। तो आप देखते हैं जितना ज़्यादा मस्कुलर क्रैम्प है, जितना ज़्यादा आपने एक मसल को पुश किया है, हार्डली पुश किया है, तो उस केस में आपको उस मसल को हील होते देखने में भी टाइम लगेगा। तो इतना आई होप क्लियर है कि लैक्टिक एसिड हमारी मसल्स के अंदर हमेशा नहीं रहता, वो धीरे धीरे क्या होता है फिर दोबारा से यूज अप हो जाता है रेस्पिरेशन की ही प्रोसेस में। तो अब इस यूज अप की प्रोसेस को इस लैक्टिक एसिड के एरोबिक रेस्पिरेशन में एंटर करने की प्रोसेस को आप थोड़ा सा फास्ट कैसे कर सकते हो, हाउ यू कैन हील योर मसल क्रैम्प
क्रैम्प्स इज बाय टेकिंग हॉट वाटर बाथ, और व्हाट वी डू, हम मसाज करते हैं ना, हॉट ऑयल मसाज, या तो गर्म तेल से हम मसाज करते हैं, नहीं तो देयर आर बाम्स ऑल्सो, तो उनको भी जब कभी अगर आपने लगा के देखा हो, जैसे कि कुछ ऑइंटमेंट्स आते हैं, ठीक है, तो उनको जब आप लगाते होंगे तो आपको फीलिंग आती होगी, उनको आप जहाँ पर लगाएंगे वहाँ पे बहुत ज़्यादा पसीना आता है, आपको एक बर्निंग सेंसेशन फील होता है। तो आप देखिए दोनों ही चीज़ों में क्या हो रहा है, वॉट इज हैपनिंग एक्चुअली, हाउ दे आर हेल्पिंग इन द प्रोसेस ऑफ मस्कुलर क्रैम्प हीलिंग इज दैट दे इंक्रीज द ब्लड सर्कुलेशन। ठीक है, जिस जगह पर आप ये चीज़ें करेंगे वो आपके उस पर्टिकुलर रीजन में ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करेगा। देयर विल बी more oxygen supplied and lactic acid can be converted into carbon dioxide and water molecule by the aerobic respiration. So this is the basis why hot water bath and hot oil massage are proven to be very beneficial in treating muscular cramps. ओके तो बस एक टाइम देना होता है और ये रेमेडीज करते रहें तो हमारी जो मस्कुलर क्रैम्प की प्रॉब्लम होती है वो ठीक हो जाती है। दिस पर्टिकुलर टॉपिक इज स्पेशली इम्पॉर्टेंट, ठीक है, क्योंकि इसके साथ में जो मस्कुलर क्रैम्प्स की इंफॉर्मेशन जुड़ी हुई है ये हमारे 3 मार्कर क्वेश्चंस में बहुत ही कॉमनली पूछी जाती है। तो आई होप ऑल द डाउट्स फ्रॉम दिस पर्टिकुलर टॉपिक्स आर ओवर फॉर यू। ओके हमने 3 तरीके की केमिकल इक्वेशंस भी पढ़े, एरोबिक की भी और एनारोबिक के 2 टाइप्स की भी। ये केमिकल इक्वेशंस आपको याद होनी चाहिए एंड जो अदर इंफॉर्मेशन है जिसमें कि मस्कुलर क्रैम्प, व्हाई दे आर अकरिंग, इनका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। सो दिस वाज ऑल अबाउट द रेस्पिरेशन एंड इट्स टाइप्स। नेक्स्ट अब हम मूव करते हैं हमारे सेकेंड टॉपिक के ऊपर, दैट इज रेस्पिरेशन एंड ब्रीदिंग। देखिए रेस्पिरेशन आपने वैसे तो छोटी क्लासेस में जब कभी इस टॉपिक के बारे में पढ़ना शुरू किया होगा तो हमेशा हमें यही बताया जाता था, मैं बहुत छोटी क्लासेस की बात कर रही हूँ, तो उसमें हम रेस्पायर कर रहे हैं का मतलब यूजुअली बच्चों को क्या पता होता है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ रहे हैं और ऑक्सीजन को अंदर ले रहे हैं। दिस इज व्हाट इज मेंट बाय रेस्पिरेशन फॉर देम। बट यू शुड बी क्लियर कि ये जो ऑक्सीजन अंदर लेकर जाना और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ना, ये एक गैसियस एक्सचेंज की प्रोसेस है जो कि एक्चुअली ब्रीदिंग, जिसके लिए प्रॉपर टर्म होता है हमारा ब्रीदिंग। ओके सो गैसेस एक्सचेंज यानी कि किस प्रोसेस के थ्रू हो रहा है, ब्रीदिंग की प्रोसेस से हो रहा है। ब्रीदिंग की प्रोसेस का मतलब है दैट द गैसेस आर एक्सचेंज्ड विद द सराउंडिंग। रेस्पिरेशन की डेफिनेशन हमने देखी इस वीडियो की ही स्टार्टिंग में क्या लिखी थी, इट इज द ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड टू गेट एनर्जी। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये दोनों चीजें जब अलग अलग हैं तो ऐसा क्यों था कि हम जब छोटे थे तो हमको इस तरीके से रॉन्ग इन्फॉर्मेशन बुक्स ने प्रोवाइड की। एक्चुअली देखिए मैं ये नहीं कहूँगी कि वो कम्प्लीटली रॉन्ग था, इट इज़ जस्ट दैट कि एक फाउंडेशन ले किया जाता है, कभी भी एक साथ बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती। तो आपको पहले रेस्पिरेशन टर्म से इंट्रोड्यूस करवाया गया एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली फिर आपने ये सीखा कि रेस्पिरेशन सिर्फ गैसियस एक्सचेंज को ही नहीं कहते, उसके साथ में फूड का ब्रेक डाउन एंड गेटिंग एनर्जी भी इन्वॉल्व होती है। तो बेसिकली व्हाट आई कैन से इज रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग के बीच में एक कनेक्शन है, एक कनेक्टिंग लिंक है एक्चुअली। रेस्पिरेशन को कैरी आउट करने के लिए स्पेसिफिकली अगर मैं एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करूं तो अभी आपने इससे पहले वाले टॉपिक में पढ़ा था, ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होती है और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। तो देखिए जो गैस रिक्वायर्ड है वो हम सराउंडिंग से अपनी बॉडी के अंदर लेकर आएंगे, और जो गैस हमने बहुत एक्स्ट्रा अमाउंट में प्रोड्यूस की और उसका कोई यूज़ नहीं है हमारी बॉडी के अंदर, तो उस पर्टिकुलर गैस को हमारी बॉडी से बाहर निकालना है हमने। तो यानी कि ऑक्सीजन अंदर लाना और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ना रिक्वायर्ड है टू फुलफिल द डिमांड्स दैट आर इन सिंक विद द रेस्पिरेशन प्रोसेस। तो यानी कि आपको एक क्लियर होना चाहिए, चाहे वो प्लांट है, चाहे वो एक एनिमल है, चाहे वो बैक्टीरिया है, चाहे वो अमीबा है, जितना भी सिंपल बॉडीड ऑर्गेनिज्म हो, चाहे जितना भी वो कॉम्प्लेक्स बॉडीड ऑर्गेनिज्म हो, वो चाहे फोटोसिंथेसिस कैरी करता हो या नहीं करता हो, हर एक ऑर्गेनिज्म रेस्पिरेशन तो कंडक्ट करेगा ही करेगा, क्योंकि उसको एटीपीज तो चाहिए ही कुछ ना कुछ काम करने के लिए, ग्रोथ करने के लिए, रिपेरेशन करने के लिए, और उसी लिए वो ब्रीदिंग भी करेगा, गैसेस एक्सचेंज भी करेगा। तो हालांकि आगे आने वाले टॉपिक्स में हम प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर रेस्पिरेशन को सेपरेटली डिस्कस करेंगे, तो वहां पर फिर दोबारा से मैं इस गैसेस एक्सचेंज के टॉपिक के ऊपर आऊंगी। तो आई होप रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग के बीच में जो डिफरेंस है वो आपको क्लियर है। ओके तो अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। सो नेक्स्ट टॉपिक इज
रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। देखिए इस टॉपिक के अंदर बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है आपको याद रखने के लिए, बट हाँ आपको जो कॉन्सेप्ट्स की, अगर मैं जैसे कि आपको कह रही हूँ कि हमेशा आपको कॉन्सेप्ट्स के ऊपर फोकस करना चाहिए, तो आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए कि रेस्पिरेशन इन प्लांट्स और एनिमल्स के केस में क्या मेजर डिफरेंसेस हैं। देखिए सबसे पहला डिफरेंस जो आपको पता होना चाहिए वो ये है कि जो रेट ऑफ रेस्पिरेशन है, यानी कि रेस्पिरेशन किस स्पीड से होती है एक प्लांट के अंदर, वो हमेशा लो होता है एज कंपेयर टू द एनिमल्स। सो रेट ऑफ रेस्पिरेशन एनिमल्स के अंदर इज हाई। ओके, अब बात करते हैं क्यों ऐसा कैसे है कि प्लांट्स को रेस्पिरेशन रेट्स कम चलेंगे और एनिमल्स को ज्यादा चाहिए होते हैं। बेटा उसके पीछे दो मेजर अंडरलाइंग रीजंस होते हैं। नंबर वन रीजन इज दैट द प्लांट्स कंटेन डेड टिश्यूज, जिनको कि मेंटेनेंस की कोई खास जरूरत नहीं होती है और इसीलिए प्लांट्स को एटीपीज भी कम चाहिए होते हैं। डेड टिश्यूज में आपने अपनी छोटी क्लासेस में पढ़े हुए हैं, प्लांट टिश्यूज स्क्लेरेन्काइमा, जाइलम एलिमेंट्स होते हैं, ये मेजरली डेड टिश्यूज होते हैं एंड दे डू नॉट नीड एनी मेंटेनेंस। एंड सेकेंड रीजन इज दैट द प्लांट्स आर इमोबाइल इन नेचर, दे डू नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एंड दैट सेव्स अ लॉट ऑफ एनर्जी। एनिमल्स को देखिए, अब अपनी ही बात कर लो, आपको कहीं पर चलकर अगर जाना है, डेफिनेटली यू नीड एनर्जी। इफ़ यू आर ऑलरेडी एग्जॉस्टेड तो आपके लिए ये जो थोड़ा सा भी डिस्टेंस होगा वो कवर करना बहुत मुश्किल लगेगा। यू नीड एक्स्ट्रा एनर्जी टू कैरी आउट द लोकोमोशन प्रोसेस। सो प्लांट्स दे डू नॉट हैव टू डू इट एंड दैट इज वाई दे नीड कंपैरेटिवली लेस अमाउंट ऑफ एटीपीज एज कंपेयर टू animals. Okay, and hence the rate of respiration is found to be low. The second difference is कि जो प्लांट्स होते हैं इनके अंदर हम देखते हैं दैट गैसियस एक्सचेंज अकर्स सेपरेटली बाय डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। तो प्लांट के बॉडी पार्ट्स क्या होते हैं? स्टेम, रूट्स एंड लीव्स। ओके, तो इनके अंदर हम देखेंगे कि सेपरेट रीजन्स हैं, सेपरेट स्ट्रक्चर्स हैं जिनके थ्रू ये गैसेस एक्सचेंज करते हैं, बट इट इज़ नॉट सो इन केस ऑफ एनिमल्स यूजुअली। अब जो कॉम्प्लेक्स बॉडीड ऑर्गेनिजम्स हैं, एनिमल्स हैं, उनके अंदर ये तरीका नहीं होता। यूजुअली देयर आर पर्टिकुलर स्ट्रक्चर्स मेंट फॉर गैसियस एक्सचेंज। तो यहाँ पर मैं एग्जाम्पल लिख सकती हूँ। फॉर एग्जाम्पल नोज इन ह्यूमंस, वैसे तो ह्यूमंस में ही नहीं होती, बहुत सारे और एनिमल्स हैं जिनका आप नाम दे सकते हो। अब यहाँ पर अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें तो लीव्स के अंदर, स्टेम के अंदर एंड रूट्स के अंदर व्हाट आर द स्ट्रक्चर्स विच आर एक्चुअली इन्वॉल्व्ड इन गैसियस एक्सचेंज इन देम? तो स्टोमेटा इज द वन विच इज प्रेजेंट इन लीव्स। ठीक है, आपने स्टोमेटा के बारे में न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में भी पढ़ा था। तो ये क्या होते हैं? दे आर ओपन पोर्स जिसके थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड कैन कम इनसाइड एंड ऑक्सीजन कैन मूव आउट। ठीक है, सो व्हाट दे डू, दे टेक कार्बन डाइऑक्साइड इन एंड ऑक्सीजन आउट। पर आप देखिए ये हमारे जैसा गैसेस एक्सचेंज तो नहीं है। क्यों? क्योंकि ये पर्टिकुलर गैसेस एक्सचेंज सपोर्ट करता है द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस को। लीव्स आर अ स्पेशल रीजन्स इन केस ऑफ प्लांट्स जहाँ पर की फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है और मेजॉरिटी में यही प्रोसेस ज़्यादा हो रही होती है, रेस्पिरेशन इतनी नहीं होती है। ठीक है, बट स्टेम और रूट्स में हम देखें तो देयर इज़ नो फोटोसिंथेसिस, सिर्फ और सिर्फ रेस्पिरेशन हो रहा है। तो वहाँ पर हम देखेंगे कि जो गैसेस एक्सचेंज इन स्ट्रक्चर्स के थ्रू होगा वो बिल्कुल एनिमल्स की बॉडीज के जैसा ही होने वाला है। तो स्टेम के अंदर जो स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं दे आर कॉल्ड एज लेंटिसल्स इन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आउट। रूट्स, देन रूट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं रूट हेयर्स। आपने हालांकि रूट हेयर्स छोटी क्लासेस में पढ़े होंगे दैट दे इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, बट दे सर्व दिस पर्पस ऑल्सो दैट दे हेल्प इन द रेस्पिरेशन प्रोसेस। तो रूट्स जो कि सॉइल के अंदर एम्बेडेड होती हैं और सॉइल के अंदर एयर भी प्रेजेंट होती है। तो आप ये जानते होंगे कि किसी भी प्लांट की रूट्स जो हैं दे शुड बी वेल सप्लाइड विद द एयरेशन, क्योंकि उनकी रूट्स को जो ऑक्सीजन चाहिए वो उनको सॉइल से ही मिलेगा। Okay, and how do they grab it? It is with the help of root hair. So this is all for respiration in plants. तो अब next हम move करते हैं हमारे next topic पर, that is respiration in human beings. Okay, this is the major topic. But इसके ऊपर जाने से पहले हम बात कर लें कि मैकेनिज्म क्या होता है। ठीक है, जब मेजर मैकेनिज्म जो यूज होता है इन द गैसियस एक्सचेंज एंड अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वो जो प्रोसेस यूज होती है वो यूज होती है डिफ्यूजन की। ठीक है, चाहे मैं प्लांट्स की बात करूं
चाहे मैं एनिमल्स की बात करूं, ठीक है, हाउ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर टेकन और एक्सचेंज विद द सराउंडिंग, इट इज बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। आप सिंपल सी चीज देखिए, जिस पर्टिकुलर गैस का कंटेंट बॉडी के अंदर जाता है, एक सेल के अंदर जाता है, वो सिंपली उसको बाहर निकाल रहा है, और जिस पर्टिकुलर गैस का अमाउंट बाहर जाता है वो उसको अंदर लेकर आ रहा है। तो चाहे मैं यहाँ पर एक अमीबा बना सकती हूँ, इस अमीबा के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है क्योंकि अंदर रेस्पिरेशन हो रही है, बाहर ऑक्सीजन ज्यादा है, ठीक है, और ये ऑक्सीजन डिफ्यूजन की प्रोसेस के थ्रू अंदर आएगी और कार्बन डाइऑक्साइड के थ्रू बाहर चला जाएगा। दिस इज व्हाट हैपेंस इन आवर बॉडी ऑल्सो। पर हमारी बॉडी के अंदर डिफ्यूजन इज नॉट द ओनली वे जिससे कि हमारा जो गैसेस एक्सचेंज का प्रोसेस है वो कंप्लीट हो सके। द रीजन बीइंग क्योंकि डिफ्यूजन जो होता है इट स्लोज डाउन विद डिस्टेंस, और हमारी बॉडी बहुत ही लार्ज साइज्ड है, तो हमारी बॉडी के अंदर जो डिफ्यूजन की प्रोसेस है वो सोलली काम नहीं कर सकती, वो अकेले फुलफिल नहीं कर सकती जितनी भी हमारी गैसेस डिमांड्स होती हैं। इसीलिए हम लार्ज साइज ऑर्गेनिजम्स के अंदर क्या देखते हैं, दैट वी हैव proper respiratory system. So this is what our next topic is going to be, the human respiratory system. मैं एक बार फिर दोबारा से आपको क्लियर कर दूं, हमारी बॉडी में ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की ज़रूरत क्यों है, क्योंकि हमारे जैसे जितने भी एनिमल्स हैं जो लार्ज साइज्ड ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अंदर डिफ्यूजन की प्रोसेस कैन नॉट वर्क अलोन टू कम्प्लीटली फुलफिल द डिमांड्स ऑफ गैसियस एक्सचेंज। ओके, क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी का डिस्टेंस जो एक गैस को ट्रैवल करना पड़ेगा वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इन दिस केस हमारी बॉडी में स्पेशल ऑर्गन्स और स्ट्रक्चर्स की ज़रूरत महसूस होती है, और डिफ्यूजन हमारी बॉडी में भी होते हुए हम देखेंगे, पर वो रिस्ट्रिक्टेड है एक पर्टिकुलर रीजन में। हमारी बॉडी के सरफेस के थ्रू हम गैसेस एक्सचेंज नहीं कर रहे हैं जैसे कि हम अमीबा को करते हुए देख। ओके, तो आई होप वी कैन मूव फॉरवर्ड नाउ। आपको यहाँ पर स्क्रीन पर ये डायग्राम दिख रहा है जो कि बुक्स के अंदर अवेलेबल होता है, बट इस पर्टिकुलर डायग्राम को बनाना थोड़ा सा मुश्किल होता है बच्चों के लिए, तो मैं यहाँ पर आपको एग्जैक्टली एक डायग्राम को ड्रॉ करके दिखाने वाली हूँ, एंड आई रिकमेंड कि आप इस डायग्राम को साथ के साथ प्रैक्टिस करके देख सकते हैं, एंड यू कैन जस्ट ड्रॉ इट इन द सेम मैनर, एंड दिस विल बी क्वाइट ईजी फॉर यू। और मैंने पहले भी वीडियोस में ये बोला है कि जब भी आपसे सिस्टम्स के डायग्राम्स मांगे जाते हैं तो आपको ह्यूमन फिगर के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करने की ज़रूरत नहीं है, इट डज नॉट कैरी एनी मार्क्स। तो यहाँ पर भी हम ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का ही डायग्राम बनाएंगे, हम कोई ह्यूमन फिगर के ऊपर अपना टाइम नहीं लगाएंगे। ओके, सो विदाउट एनी डिले चलो स्टार्ट करते हैं डायग्राम बनाना। So this is the complete diagram of human respiratory system, and this is how you can draw it in a simpler manner. Now let's label it. This is nasal chamber. It contains hair and mucus जो कि help करते हैं in the primary filtration of air. And कैसे? They trap dust and germs in the air inside the nasal cavity itself. Now next अब हम बात करते हैं माउथ। ऑल्दो इट इज नॉट एग्जैक्टली अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, ओरल ब्रीदिंग हम नहीं करते हैं, हमें यूजुअली नेजल ब्रीदिंग ही करनी चाहिए क्योंकि ऑब्वियसली हम वहाँ पर हेयर और म्यूकस प्रेजेंट हैं जो कि एयर को फिल्टर करेंगे, उसके अंदर प्रेजेंट जर्म्स को ट्रैप कर लेंगे। तो ओरल ब्रीदिंग ऐसा कुछ नहीं करता। ओरल ब्रीदिंग के थ्रू यानी कि आप अगर मुंह से सांस लेते हैं तो आप डायरेक्टली सारी की सारी एयर को बिना किसी फिल्ट्रेशन के लंग्स तक पहुंचा रहे हैं, एंड इट इज डेफिनेटली नॉट गुड। नेक्स्ट यहाँ पर ये है लैरिंक्स, जिसको कि हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। वॉइस बॉक्स यानी कि जो साउंड प्रोडक्शन में हेल्प करता है। आपको मालूम होगा इसके अंदर वोकल कॉर्ड्स प्रेजेंट होते हैं जो कि वाइब्रेट करते हैं एंड साउंड प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट दिस इज the tube like structure which is called as trachea, the windpipe.
Now windpipe is having, you could see that there are some structures, some lines, horizontal lines that I have drawn here. इनको हम बुलाते हैं cartilaginous rings. Cartilage का मतलब होता है soft bone, तो यानी कि यहाँ पर जो कार्टिलेज रिंग्स हैं इनका भी बोन्स के तरह से या सॉफ्ट बोन की तरह से एक स्ट्रक्चरल सपोर्ट है. एक्चुअली कार्टिलेजिनस रिंग्स क्या इंश्योर करते हैं? दैट दे प्रिवेंट द कोलैप्सिंग ऑफ ट्रैकिया. व्हाट डू आई मीन बाय कोलैप्सिंग ऑफ ट्रैकिया? देखिए, अगर ये कार्टिलेजिनस रिंग्स ना हो इस ट्रैकिया के ऊपर तो ये एक सिलेंड्रिकल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है और इसकी जो ये आसपास की वॉल है इट इज मेड अप ऑफ वेरी थिन स्किन टिश्यू. तो अगर इस ट्रैकिया के थ्रू कोई भी एयर पास आउट नहीं हो रही है, ना तो वो अंदर जा रही है ना ही एयर बाहर आ रही है, उस सिचुएशन में दिस ट्रैकिया इन द एब्सेंस ऑफ एनी सपोर्ट में गेट स्टक. ठीक है, ये कोलैप्स हो सकता है, यानी कि इसकी जो स्किन है वो आपस में एक दूसरे के साथ चिपक सकती है, यानी कि ये ब्लॉक हो सकता है. तो उसी को हम कोलैप्सिंग कहते हैं. तो इस कोलैप्सिंग को प्रिवेंट करने के लिए कार्टिलेजिनस रिंग्स रिक्वायर्ड होती. नाउ यू मस्ट बी सीइंग कि ट्रैकिया आगे जाके सब डिवाइड हो रहा है इनटू टू ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स जिनको कि हम बोलते हैं ब्रोंकस. ये सिंगुलर टर्म है, इसका प्लूरल ब्रोंकाई होता है. ठीक है, तो आप इनमें से कोई भी टर्म लिखी हुई देखें तो आपको पता होना चाहिए दैट दे आर एब्सोल्युटली करेक्ट. एंड ये हमारा लंग है और लंग्स में हमने दोनों साइड पर ही क्रॉस सेक्शन नहीं दिखाया है, हम सिर्फ एक ही लंग को क्रॉस सेक्शन वाइज शो कर सकते हैं. और ये आपको दिख रहा होगा एक बेस के तौर पर, यहाँ पर जो ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट है इसको हम बुलाते हैं डायफ्राम. इट इज द फ्लोर ऑफ thoracic cavity. हमारे lungs नीचे से diaphragm से supported होते हैं. Now coming to this side, the bronchus, when it enters into the lungs, it further gets branched into a smaller pipe network जिसको कि हम बोलते हैं bronchioles. अब ये bronchioles के अलग अलग levels हैं, primary, secondary, tertiary, but आपको as such label करने की ये सब ज़रूरत नहीं है. ये सभी bronchus, bronchioles and trachea, they all have cartilaginous rings on them. And ये पूरा का पूरा जो path है, इस पूरे पाथ का काम सिर्फ इतना है कि ये जो एयर होगी उसको या तो बॉडी से बाहर या बॉडी के अंदर आना गाइड कर रहे होंगे. ओके, सो यानी कि इस पर्टिकुलर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर से कोई भी गैसेस एक्सचेंज नहीं होने वाला. दे आर जस्ट गोइंग टू गाइड द एयर आइदर इनटू द लंग्स और आउटसाइड द लंग्स. एंड देन द वेरी इंपॉर्टेंट वंस आप लास्ट में यहाँ पर देख रहे होंगे, ये जो बलून लाइक स्ट्रक्चर्स आई हैव ड्रॉन, ये इनको हम बोलते हैं alveolus and their plural is called as alveoli. Okay, alveolus now is the exact region जहाँ पर की gaseous exchange होगा. So let's move forward to how alveoli are exactly mechanized in order to have gaseous exchange occurring through them. So देखिए alveoli, ये जो balloon like structure है, यहाँ पर तो cartilaginous rings भी हैं और thick layer present है. ओके, ये ब्रोंकस और ब्रोंकियोल्स की लेयर्स हो गई. बट जो एल्वियोलाई रीजन्स होते हैं दे एक्चुअली हैव अ स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स जो कि आपने छोटी क्लासेस में नाम भी पढ़ा है. आपने स्क्वैमस एपिथेलियम का नाम जरूर पढ़ा होगा. ओके, स्क्वैमस एपिथेलियम कंटेन्स स्पेशल काइंड ऑफ सेल्स जिनकी शेप होती है फ्लैट. ओके, इसलिए हम इनको फ्लैट सेल्स भी कहते हैं. और इन फ्लैट सेल्स की एक सिंगल लेयर प्रेजेंट होती है, ज्यादा लेयर्स भी नहीं होती हैं. अब ये ऐसा क्यों है? इट इज बिकॉज जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने कहा था कि इसके थ्रू गैसियस एक्सचेंज होने वाला है. ओके, द ऑक्सीजन which is present inside the alveoli is going to move out and the carbon dioxide which is present inside the body in greater quantity is going to move into the alveolus. और ये किसके साथ exchange होने वाला है? This exchange is going to occur with the capillaries which are supplied to the lungs. तो alveoli have a network of capillaries around them जिनमें की जो ब्लड आता है वो कार्बन डाइऑक्साइड रिच होता है. पूरी बॉडी से होकर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया है और वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड रिच है. दिस कार्बन डाइऑक्साइड विल मूव फ्रॉम इट्स हायर कॉन्सेंट्रेशन इन कैपिलरी टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन इन द एल्वियोलस एंड ऑन द कॉन्ट्रेरी ऑक्सीजन इज गोइंग टू मूव फ्रॉम इट्स हायर रीजन इन द एल्वियोलस टू इट्स लोअर कॉन्सेंट्रेशन रीजन इन द कैपिलरीज. यानी कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया वो क्या हो गया? वो ऑक्सीजनेट हो गया by passing through the alveolus. तो ये जो डिफ्यूजन की प्रोसेस यहाँ पर हो रही है इसको बेस्ट या मोस्ट एफिशिएंट कैसे बनाया जा सकता था? by posing the least distance for these gases to move in and out of the alveolus and that is done with the help of flat cells.
अब वापस आते हैं हमारे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के डायग्राम पर। तो यहाँ पर हमने जो मेजर स्ट्रक्चर्स थे उनके फंक्शंस भी हमने डिस्कस कर लिए हैं और ये मेजर लेबलिंग्स है ये भी हम बात कर चुके हैं। अब हम आगे मूव कर सकते हैं हाउ द ब्रीदिंग एक्चुअली अकर्स, ठीक है, व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। सो देखिए, ब्रीदिंग हमारी 2 पार्ट्स में ओवर होती है। एक होता है इनहेल करना और दूसरा होता है एक्सहेल करना। सो इनहेलेशन, अभी आप बैठे हुए हैं, आप चाहें तो एक लंबी सांस भर के देख सकते हैं। व्हाट यू विल सी दैट योर चेस्ट रीजन विल एक्सपैंड व्हेन यू इनहेल, व्हेन यू गश द एयर इनसाइड योर लंग्स, है ना। तो ये कैसे होता है? इट इज बिकॉज ऑफ द इन्वॉल्वमेंट ऑफ रिब केज। ओके, व्हेन वी हैव टू इनहेल द रिब केज एक्सपैंड्स एंड उसी के साथ में जो डायफ्राम होता है, जो हमने फ्लोर ऑफ लंग्स बनाया था, ये क्या होता है? ये कॉन्ट्रैक्ट करता है। मैं एक बार फिर दोबारा से लेकर जाती हूँ आपको उसी डायग्राम पर। कॉन्ट्रैक्शन का डायफ्राम का मतलब क्या है? आप देखिए, ये इस तरीके से कर्व्ड है। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या है कि इसकी लेंथ और कम हो जाने वाली है, यानी कि इस तरीके से, यानी कि अगर ये कॉन्ट्रैक्शन स्टेट है तो डायफ्राम क्या हुआ है? नीचे की तरफ गया है। ओके, सो यानी कि मैं कह सकती हूँ डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट में इट मूव्स डाउन। तो आप देखिए ओवरऑल क्या होने वाला है, जो हमारे लंग्स के अंदर एरिया है वो पूरा का पूरा इंक्रीज हो जाएगा। मैं इसके लिए जो टर्म यूज करूंगी दैट इज पल्मोनरी एरिया। पल्मोनरी इज अ कॉमन टर्म दैट इज यूज्ड फॉर लंग्स। हम आगे आने वाले वीडियोस में भी इस टर्म को बार बार यूज होते हुए देखेंगे। तो पल्मोनरी एरिया इंक्रीजेस बिकॉज ऑफ द रिब केज एक्सपेंशन एंड डायफ्राम कॉन्ट्रैक्शन। ओके, अब एरिया का सिग्निफिकेंस क्या है? आपने अपने छोटी क्लासेस के अंदर पढ़ा है दैट प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, यानी कि प्रेशर और एरिया का जो रिलेशन है वो इनवर्स रिलेशन होता है। अगर एरिया इंक्रीज हो रहा है पल्मोनरी रीजन्स में, तो यानी कि पल्मोनरी प्रेशर क्या हो जाएगा? इट विल डिक्रीज, एंड इतना डिक्रीज हो जाता है कि वो बाहर की जो एयर है, एटमॉस्फेरिक एयर का जो प्रेशर है वो उससे कम हो जाता है। एज अ रिजल्ट ऑफ इट द एयर मूव फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर, यानी कि बाहर सराउंडिंग से हमारे लंग्स के अंदर। ओके, सो एयर मूव्स इनटू द लंग्स। सो दिस इज हाउ वी इनहेल। ओके, सेकंड, अब हम आगे आते हैं एक्सहेलेशन के ऊपर। इसके लिए हम एक्सपायरेशन टर्म भी यूज करते हैं और इनहेलेशन के लिए भी आई फॉरगॉट टू टेल यू, इनहेलेशन के लिए हम एक और टर्म यूज करते हैं दैट इज इंस्पायरेशन। ओके, तो ये अगर आपके सामने टर्म्स आए तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इन दोनों का मीनिंग सेम होता है। तो एक्सहेलेशन के टाइम पर क्या होगा? देखिए, अब या तो हम ये कहें कि रिब केज श्रिंक हो रहा है, या फिर हम ये कह सकते हैं दैट रिब केज एंड डायफ्राम कम बैक टू देयर ओरिजिनल पोजीशन, यानी कि ओवरऑल क्या होने वाला है? द पल्मोनरी एरिया जो इंक्रीज हुआ था अब वो क्या हो जाएगा? इट विल डिक्रीज, एंड पल्मोनरी एरिया डिक्रीज होगा तो पल्मोनरी प्रेशर, अब तो आई थिंक आपको क्लियर है, पल्मोनरी प्रेशर क्या हो जाने वाला है? इंक्रीज होने वाला है। यानी कि लंग्स में अगर प्रेशर ज्यादा हो गया है सराउंडिंग एयर से, सो एयर विल बी pushed out, ठीक है, एयर विल मूव आउट फ्रॉम लंग्स टू द surroundings. So this is how we are able to breathe. So this was all about the respiration topic. I hope मैंने आपके जो doubts हैं उनको clear कर दिया है। अगर तब भी आपके कोई doubts रह जाते हैं, you can leave your doubts in the comment section. So thank you for watching this video. Keep coming to our channel for more useful content in future. Have a nice day.